वो कंडक्टर को पैगाम देता है और कंडक्टर कहता है चलो भी स्टूडेंट्स आ रहे ऊपर चलो बाहर चलो, और स्टूडेंट बेचारे चले जाते हैं। अब ब्रेन अपना एक हार्मोन भेजता है पैंक्रियाज की तरफ और उसको कहता है कि भाई खून में ना ग्लूकोज की मिकदार गई है बढ़, अब इसको यहाँ से हटाओ। अब जो पैंक्रियाज है ना वो हमारे पास डबल ग्लैंड के तौर पे काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे जब काम करता है तो वो जो हार्मोन पैदा या एंजाइम पैदा करता है वो नाली में जाते हैं, और नाली जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम हैं हमारे अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये लबलबा या पैंक्रियाज से निकलते हैं और नाली में जाते हैं। ख़ास पैंक्रियाटिक डक्ट आगे फिर लीवर के साथ से आने वाली नाली के साथ मिल जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट वगैरह वगैरह, वो आपने पढ़ा हुआ है, छोटी आंत में शामिल हो जाता है। आधा हिस्सा इसका ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है लैंगरहैंस कोई साइंसदान था, उसने ये एरिया ढूंढा, दरियाफ्त किया, उसने कहा भी ये मेरा एक इलाका है, तो उसके नाम से इन सेल्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा गया। और यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागान पैदा करते हैं, एक प्रोटीन है और हार्मोन के तौर पे काम करती है, और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन पैदा करते हैं, और इंसुलिन भी एक प्रोटीन की टाइप है जो कि हार्मोन के तौर पे काम करती है। तो इसको जब पैगाम मिलता है पेंक्रियाज को कि भाई आपने अपना काम करना है, ग्लूकोज की मिकदार को कम करना है खून के अंदर, तो ये फ़ौरन इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका काम क्या है कि खून में ब्लड की मिकदार को बढ़ने नहीं देता, कम कर देता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपने काफ़ी देर तक कुछ खाया पिया नहीं है और खून में एक नॉर्मल लेवल से कम आपकी ग्लूकोज की मिकदार हो गई है, तो देन ब्रेन पैगाम देता है भाई पैंक्रियाज अपना काम करो। तो पैंक्रियाज ग्लूकागान यानी कि उसके अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागान पैदा करते हैं, और ग्लूकागान जाता है ब्लड में और उसको ब्लड को जो ग्लूकोज की मिकदार होती है मुहैया कर देता है। अब काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल पहली सूरत में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ गई है, जब ग्लूकोज की मिकदार इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल लेवल से, इंसुलिन आई ब्लड में, और वही ब्लड जिसमें ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी अब उसमें आ गई है, अब वो एक ख़ास वेन के ज़रिए हेपेटिक पोर्टल वेन वो लीवर में जब जाता है ना, जिगर में, तो जिगर को आप समझ लें कि हमारा एक पड़ोला है, ठीक है। अब जैसे ही वो खून जिगर में जाता है जिसमें इंसुलिन भी है, जिसमें ग्लूकोज या शुगर ज़्यादा मिकदार में पड़ी है, फालतू है, तो इंसुलिन एक मैसेज है, पैगाम होता है जिगर को कि भाई ये फालतू आ रही है ग्लूकोज, इसको अपने पास स्टोर कर ले। तो जिगर कहता है कि भाई मैं तो आटे को तो नहीं, क्या हमने कभी देखा है कि आटा हम स्टोर कर लें पड़ोले में? ऐसा नहीं होता। आटे के लिए हमारे पास एक अलग से बर्तन होता है छोटा। तो ग्लूकोज को एज इट इज़ ग्लूकोज की शक्ल में लीवर नहीं स्टोर करता, बल्कि उसकी वो कहता है भी मैं तो इसको ना इसकी शक्ल तब्दील कर दूंगा, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में तब्दील करता है लीवर और अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक हो गया? अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। जूं जूं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा खून जिगर की तरफ आता रहता है, वो उसमें से ग्लूकोज को निकाल के ग्लाइकोजन की शक्ल में अपने पास स्टोर कर लेता है। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि लीवर जो है वो कितने ग्राम है? 500 ग्राम मसल में, और आई थिंक ये 75 ग्राम है या कितना है, याद है किसी को मैंने बताया था, अभी मेरे माइंड से ना स्किप हो गई ये बात। जो पुराने स्टूडेंट हैं, नौशीन हो गई, फ़रत और मैविश, आप तीनों में से किसी को याद होगा कि जिगर अपने पास कितना 150 ग्राम एक 500 नहीं 500 तो मसल में होता है ना, 150 है ना, पक्की बात है, बताइएगा। तो तकरीबन 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम ग्लूकोज को
अपने अंदर ग्लाइकोजन में तब्दील करके स्टोर कर लेता है लीवर। ये भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। अच्छा, अब जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मकदार में कम हो गई ना, तो फिर ग्लाइकोजन जो ग्लूकागान है, दिमाग पैगाम देता है लबलबा को, वो ग्लूकागान पैदा करता है, ग्लूकागान आता है ब्लड में, और वही ब्लड जैसे ही ट्रैवल करता है लीवर की तरफ, ठीक है, और ग्लूकागान में ये मैसेज होता है कि भाई अब खून में शुगर की मकदार हो गई है कम, हमने आपके पास रखवाया था अपना ग्लाइकोजन, ग्लूकोज रखवाया था ग्लाइकोजन की शक्ल में, अब हमें वो वापस चाहिए। तो लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तब्दील करके और खून में आहिस्ता आहिस्ता भेजता रहता है। ठीक है जी। तो नॉर्मल रेंज शुगर की या ग्लूकोज की हमारे खून में कितनी होनी चाहिए, कोई बता सकता है जल्दी से? 7.4। जितना आपका ब्लड प्रेशर है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80-120, ठीक है, तो ये 80 से 120 तक इसकी मिकदार होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन में शुगर की मिकदार। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? यस सर। ओके जी, कौन सा क्वेश्चन था? 45 था। गुड। तो ये ग्लाइकोजन की बात हम कर रहे थे, तो वो था कि ग्लाइकोजन इज़ यूज्ड इन द मसल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जी, तो ग्लाइकोजन मसल में 500 ग्राम यानी कि आधा किलोग्राम मसल हमारे स्टोर करते हैं, स्केलेटल मसल, और 150 ग्राम जिगर स्टोर करता है। 46 था, 50 एटलीस्ट हम कर लें, थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा बता दिए, आगे बहुत आसान है, वो ज़रा जल्दी हम स्पीड अप कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। तो क्योंकि अभी आपकी है बेस, तो हम इसको स्पीड नहीं लगाते, मकसद है आपको समझाना कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। इन दी एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज फॉर द एनएरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। याद रख लें, एनएरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है, तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब आपने आग जलानी हो तो आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो पूरी की पूरी लकड़ी कोयला जल जाता है, धुआं नहीं होता और अच्छी खासी हीट पैदा हो जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन बहुत कम हो, किसी ऐसी जगह पे हो, बंद कमरे में या किसी ऐसी जगह पे ऑक्सीजन कम हो, फिर क्या होता है कि वो चीज़ आग शोला नहीं पकड़ती, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि सिर्फ धुआं ही धुआं होता है। ठीक है जी। तो धुआं जो है वो बाय प्रोडक्ट कह लें या एंड प्रोडक्ट आप कह सकते हैं उसको। तो इसी तरह जब कम ऑक्सीजन में खुराक को जलाया जाता है, तो खुराक यानी कि वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में तब्दील नहीं होता, बल्कि अपना एक पायोरिक एसिड यानी कि ग्लूकोज 2 हिस्सों में तब्दील हो जाता है, उसको पायोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहते हैं, फिर उसके बाद वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका एनएरोबिक के लिए यानी कि बगैर ऑक्सीजन के अगर खुराक को तोड़ा जा रहा है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है या उसको हम कहते हैं जी कि ये क्या है, लैक्टिक एसिड है। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और पायोरिक एसिड का फार्मूला है C3H6 और O3। ठीक है, तो इसी का फिर दूसरा हिस्सा है C3H6O3, दरमियान में एक CC बॉन्ड बन जाता है, तो यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। (47) है, एनी एजेंट विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन राइडिंग द बॉडी ऑफ वाटर इज नोन एज डायोरेटिक्स। अक्सर बच्चों का ये इशू हो जाता है या बड़ों का या किसी का भी हो सकता है। तो जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ बच्चों के हवाले से, उनका पेशाब बंद हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है, पास आउट नहीं होता, तो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो जो मेडिसिन देते हैं जिससे वो खुल के पेशाब आ जाता है, उसको कहते हैं, ऐसी मेडिसिन को ये डायोरेटिक्स। और दूसरी इसके अगेंस्ट जो होती हैं उनको हम कहते हैं एंटी डायोरेटिक्स। ठीक है, जो मोटे लोग हैं जो बॉक्सर्स हैं, डोपिंग का एक ख़ास तरीका ये भी है कि वो डायोरेटिक्स पेशाब और अद्वियात वो लेते हैं और जिससे वो उनकी खून की चर्बी
ब्लड ये उनकी बॉडी की जो चर्बी है ना, और वो यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पास आउट हो जाती है, वो उनका वेट तेज़ी से गिरने लग जाता है और वो वेट कैटेगरी तब्दील कर लेते हैं। यानी कि ऐसे गेम्स जिनमें वेट कैटेगरी होती है, जूडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग एट्सेट्रा, रेसलिंग, तो इस कैटेगरी में वो अपने कुछ किलोग्राम वेट कम कर लेते हैं। ताकत उनके मसल की उतनी रहती है, ठीक है, स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है, लेकिन उनका वज़न कम हो जाता है। तो लिहाजा अपने से कम एज वाले, कम वज़न वाले के साथ जब वो लड़ते हैं तो स्ट्रेंथ तो उनकी ज़्यादा होगी, तो वो आसानी से जीत जाते हैं। तो ये डोपिंग का भी एक तरीकाकार है। और ये डायरेटिक से बात रिलेटेड थी तो मैंने आपको बता दी। और ख़ास तौर पे हाँ, जो मोटे लोग हैं और जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, तो उनको भी डायरेटिक्स दी जाती हैं ताकि उनका वज़न जल्दी जल्दी कम हो। 48 है विच इज़ नॉट हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट आपको बताए थे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो ये क्या थे? 5 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट थे और बाकी जो 6 थे वो स्किल रिलेटेड थे। ये 5, 6, 7, 8 सवाल जो हैं ये कंपोनेंट्स के हैं कि जी कौन सा वो है हेल्थ का है और कौन सा स्किल का है। बल्कि ये कोई तकरीबन 15-20 सवाल ऐसे बनते हैं। आई थिंक ये बन रहा है तकरीबन 70 MCQs तक। तो इनको आप कर लीजिएगा। आई थिंक टाइम काफ़ी गुजर चुका है, तो बाकी कल वाले बड़े आसान और छोटे छोटे हैं। कल कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम वाइंड अप करें, ख़त्म करें। ओके जी, एनी क्वेश्चन?